Hello everyone, welcome back to MB classes level on HRM. Today we are decoding a topic that is the small in syllabus but guaranteed 2 to 4 marks in your exam, that is the employer organization. We always study trade union for worker, but who protect the boss? Who fight for the management? That's what we will learn today, employer organization. Here is our roadmap today. We cover from concept, definition, nature, then legal status, then आपका हमारा ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन, की नेशनल फेडरेशन, international affiliation, advanced legal provision and challenges. We cover in each and everything about the employer organization. आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और आपके जो 2 मार्क्स वो हमेशा पूछ ही लेता है. एक क्वेश्चन तो 100% है, तो ये आपको इजीली आप उसे क्रैक कर सकते हैं. देन स्टार्ट विद द कंसेप्ट एंड डेफिनेशन. क्या है एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन? एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सिंपली आप जैसे ट्रेड यूनियन पढ़ते हो ना, जो वर्कर के लिए है, ऐसे ये क्या है, एक तरह का ऑनर के लिए. जैसे वर्कर यूनाइट टू प्रोटेक्ट देयर वेजेस, जो वर्कर हैं वो क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन प्रोटेक्ट करते हैं वेजेस को. ऐसे ही हमारे एम्प्लॉयर प्रोटेक्ट करते हैं अपने प्रॉफिट को और मैनेजमेंट को, राइट को. यही कहलाता है एम्प्लॉयर. जब एम्प्लॉयर इकट्ठे होते हैं, जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए, कि ऐसा ना हो कि ट्रेड यूनियन और ज्यादा स्ट्रेंथन कर जाए जस्ट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. उसको रोकने के लिए ये हम एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं. स्टार्टिंग में इसका ओरिजिनल गोल क्या था? जस्ट बिजनेस, ठीक है. बट द रियल रीजन दे बिकम ए स्ट्रॉन्ग वॉज टू रेसिस्ट द प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन. बट रियलिटी में अब इनका रियल रीजन क्या है? जो उनका प्रेशर है ट्रेड यूनियन का, उनको रोकने के लिए हम एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं. ये क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि ये काउंटर वेलिंग पावर, क्योंकि ट्रेड यूनियन अगर स्ट्रेंथ होता जाएगा तो फिर उसे सारी डिमांडें फुलफिल करनी पड़ेगी. अब हमने क्या कर दिया, अब अपने एम्प्लॉयर एसोसिएशन भी स्टार्ट कर दिया. तो यही होता है एसोसिएशन फॉर्म बाय एम्प्लॉयर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री रिलेशन. इट्स कॉल्ड द एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन. जैसे एज ए वर्कर जैसे ट्रेड यूनियन में प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसी एम्प्लॉयर एसोसिएशन प्रोटेक्ट क्या करती है? मैनेजमेंट के राइट्स को. इसका मैंने बता दिया आपका गोल क्या था, कि फर्स्ट गोल था कि ये उनको क्या करे, बिजनेसेस के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर. पर धीरे धीरे अब इनका क्या होगा, उनको ट्रेड यूनियन की पावर को रजिस्ट करने के लिए. ये इसका स्टार्टिंग था. और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये इसलिए आया क्योंकि ड्यू टू द राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग यूनियन. एक टाइम पे आपने देखा होगा ट्रेड यूनियन बहुत हाई लेवल में राइज कर रही थी, तो इसलिए ये इमर्ज होके आया. एग्जाम में आपको पूछे कि व्हाई वर ईओ फॉर्म, द बेस्ट आंसर सक्सेसफुली रेसिस्ट द प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन. एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन इसलिए फॉर्म हुआ था कि ट्रेड यूनियन का प्रेशर को रजिस्ट करे, कम करे. देन लीगल स्टेटस. यू नो, आप स्टूडेंट इस पे अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन इज लीगली डिफाइंड एज ए, कहाँ से ये लीगली डिफाइन हुआ है? तो आपको बहुत सारे एक्ट दिया है, तो आपको पता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर इसे लीगली डिफाइन किया गया है. तो ये क्या क्या रजिस्ट्रेशन एक्ट जब करें हमने, मोस्ट एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ठीक है. The legal definition क्या? ट्रेड यूनियन include any combination form for regulating relationship between workman and employer and workman and employer and employer. तो जो ये है, यही तो ट्रेड यूनियन क्या था? ट्रेड यूनियन ये तो है कि वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कमैन के बीच में, और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर. तो जो एम्प्लॉयर के साथ हो रही है वो क्या कहला रही है? आपकी एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन. एन एसोसिएशन ऑफ ओनली एम्प्लॉइज लीगली कंसिडर एज ए ट्रेड यूनियन इंडियन लॉ. तो ये इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि ट्रेड यूनियन एक्ट में इसमें ये किया गया था. देन कम टू द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक. ये क्या है? एक वॉलेंट्री बॉडी है, इसकी मेंबरशिप मैंडेटरी नहीं होती. ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है, एडवाइजरी नेचर में, क्योंकि ये मेंबर को गाइड करती है कि किस तरीके से स्ट्राइक, लीगल इशू हैंडल करने हैं. लेकिन ये क्या है? एडवाइजरी मतलब सजेस्ट करती है, ओके. बट रियली हैव अ पावर टू फोर्स ए मेंबर कंपनी. तो बहुत रियली इसे पावर मिलती है कि वो कंपनी के रूल को भी फॉलो करे. प्लूरलिस्टिक मेंबरशिप है, क्योंकि आपको पता है प्लूरलिस्टिक क्यों बोला? मेंबर कैन बी फॉर्म द सेम इंडस्ट्री. सेम इंडस्ट्री के मेंबर एक साथ मिलके एम्प्लॉय एसोसिएशन बन जाता है. जैसे टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन हो गया, ठीक है. और फ्रॉम डाइवर्स इंडस्ट्री का चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया. अगर सेम हुआ तो एसोसिएशन हो गया, अगर डाइवर्स इंडस्ट्री है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है. इसका एग्जाम्पल है. इसके 2 फंक्शन होते हैं. एक होता है ट्रेड फंक्शन,
देन टैक्स, टैरिफ, एक्सपोर्ट पॉलिसी किस तरीके से हमें क्रिएट करनी है। देन सेकंड हो गया हमारा लेबर फंक्शन, वेज नेगोशिएशन, लेबर लॉ, ट्राइपाइट मीटिंग, ये इसका नेचर है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, फर्स्ट यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, यू नो टू प्रमोट फीलिंग ऑफ यूनिटी सॉलिडिटी, एक फीलिंग लाने के लिए कि यस वी ऑल आर वन। देन सेकंड इज द काउंटर वेलिंग पावर, अब आपको पता है कि जब स्ट्रेंथ ट्रेड यूनियन की अगर ग्रोइंग हो रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम एम्प्लॉयर एसोसिएशन सेटअप करते हैं। रेगुलेशन ऑफ रिलेशन, टू रेगुलेट रिलेशन, क्या है, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, इंडस्ट्री रिलेशन एंड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। देन ट्रेड प्रैक्टिस, जब अब रिलेशन हम देख रहे हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में तो वो इंडस्ट्री रिलेशन हो गया, एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में तो वो ट्रेड प्रैक्टिस है, मतलब बिजनेस प्रैक्टिस। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। देन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, ये प्रोटेक्ट करके रख रही है इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ यूनियन डिमांड, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का इंटरेस्ट, उनका प्रॉफिट, उनको ये क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट के काम कर रही है। अगर एग्जाम में कभी पूछ रहा था टू डेवलप हेल्थी एंड स्टेबल इंडस्ट्री रिलेशन, तो ये कहीं ना कहीं क्या एक फॉर्मल ऑब्जेक्टिव है हमारे एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन का। देन कम टू द फंक्शन, ये अभी मैंने बताया इसके फंक्शंस होते हैं, एक एडवाइजरी फंक्शन है एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन है, और आगे भी डेवलपमेंट फंक्शन होता है और कलेक्टिव बार्गेनिंग होते हैं, ठीक है, ये इनके फंक्शंस होते हैं। एडवाइजरी फंक्शन क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, लीगल एडवाइस देता है, किसके बेसिस पे, लेबर लॉ के बेसिस पे, एम्प्लॉय डिस्प्यूट एक्ट हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, जो इसके में जो मेंबर मे नॉट हैव अ लार्ज एचआर, जिनके पास लार्ज एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता, जिनके पास कोई डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, उन्हें एडवाइस देता है, पॉलिसी गाइडेंस करता है कि किस तरीके से आपको स्ट्राइक, लेकआउट, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग किस तरीके से आपको करना है। सेकेंड फंक्शन है रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिंग एम्प्लॉयर व्यू टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं ये क्या करता है, अपना जो एम्प्लॉयर, जो मैनेजमेंट का व्यू है, वो अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जब न्यू लेबर कोड्स आते हैं, ठीक है। ट्रिपाइट बॉडी रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय, आपको पता है जब हम ILC है, स्टैंडिंग लेबर कमेटी है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है, कहीं कहीं उसमें भी एम्प्लॉयर रिप्रेजेंट होता है, ये ट्रिपाइट बॉडी है। और देन रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द ILO जेनेवा, और यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय है CIUE, वहां पे भी हमारा एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो ये भी इसका फंक्शन है। देन कम टू द कलेक्टिव बार्गेनिंग, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन नेगोशिएट करता है, आपको पता है कलेक्टिव बार्गेनिंग किसके बीच में होती है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो ये भी एक इसका फंक्शन है। एग्जाम्पल, इंडियन बैंक एसोसिएशन नेगोशिएट वेज सेटलमेंट ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक विद द बैंक यूनियंस, ठीक है। बाइंडिंग नेचर, इन इंडिया अग्रीमेंट बाय एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली रिकमेंडेटरी, मैंने बताया एडवाइजरी नेचर में, गाइड पर नॉट लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, जब तक कोई स्पेसिफिक रेटिंग अथॉरिटी नहीं दे देगा, जब तक आपका ये बाइंडिंग नहीं होता। स्टैंडर्ड दे ट्राई टू स्टैंडर्डाइज वेज रेट अक्रॉस द इंडस्ट्री, प्रिवेंट वेज पॉचिंग, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग जो भी है इनका प्रोसीजर, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन एक वेज स्टैंडर्डाइज करते हैं, किससे प्रिवेंट होने के लिए, वेज पॉचिंग। अगर आपसे कभी पूछा जाए वेज पॉचिंग क्या होता है, वर्कर जंपिंग टू कंपटीटर फॉर ए स्लाइटली हायर पे, सपोज मैं एक कंपनी में वर्क कर रही हूँ, मुझे मेरा ही कंपटीटर जो साइड में कंपनी है, वो मुझे बस थोड़ा सा हाई पे कर रहा है, तो मैं उसमें जंप कर जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पैसा चाहिए, लेकिन इसी के लिए वो क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन वेज फॉर्मेट कर लीजिए, जिससे हमारे वर्कर कहीं और कंपनी में ना जाए। देन लास्ट है हमारा फंक्शन इसका डेवलपमेंट एंड सोशल, डेवलपमेंट सोशल में ट्रेनिंग, conducting workshop training program for the manager and supervisor, promote safety standard, occupation health awareness, community service, corporate social responsibility को encourage करता है, trade promotion, organize trade fair, exhibition, buyer seller meeting, ये हो गया हमारा development and social। तो ये हमारे क्या हो गए फंक्शन। अब देखो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इसका प्राइमरी फोकस किस पे रहता था, हमारे ट्रेड पे, बिजनेस, टैक्स, इकोनॉमी। इंडस्ट्री एसोसिएशन किसका फोकस है, लेबर लॉ एंड HR पे। स्कोप जनरल है, रीजनल, नेशनल एंड स्पेसिफिक। इंडस्ट्री एसोसिएशन का किस पे, आपका सेक्टोरियल एंड इंडस्ट्रियल। देन एग्जांपल FICCI एसोचेम एंड इसका इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन। तो ये थोड़ा सा अगर आपसे पूछा जाए इंडस्ट्री एसोसिएशन में, तो आपको पता होना चाहिए ये ट्रेड बेसिस है और वो रिलेशन बेसिस है। देन come to the historical evolution, you know why did they start focusing on labor, दो रीजन है, क्योंकि ILO जो हमारा था वो बॉर्न हुआ था 1919 में और ट्रेड यूनियन एक्ट आया था
1926 में। तो सबसे पहले ओरिजिन है द एरा ऑफ चैम्बर। मैंने बोला ना चैम्बर क्या है, ट्रेड बिजनेस फोकस है। तो सबसे पहले हमारा आया, ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट माइंड में रखिए कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था। 1830 टू 1850 ये अर्लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, पर यहाँ पे एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। प्राइमरी फोकस किस पे था, प्रोटेक्टिंग ट्रेड एंड बिजनेस इंटरेस्ट, जो भी हमारा बिजनेस का इंटरेस्ट है उसी पे फोकस था, जैसे शिपिंग हो गया, एक्सपर्ट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इसमें लेबर रिलेशन से कोई लेना देना नहीं था। फर्स्ट बॉडी हमारी आई थी बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फर्स्ट इन इंडिया। कभी पूछा जाए कि बंगाल कौन सी सबसे फर्स्ट इन इंडिया आई थी, तो आपको पता होना चाहिए बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आई थी 1833। देन 1836 में बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, देन मद्रास। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास की करेक्टरिस्टिक है, दीज वर डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश मर्चेंट। आपको पता है उस टाइम हमारा देश आजाद नहीं होता, ये सारा क्या होता है ब्रिटिश मर्चेंट था, और ये सारे प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश कैपिटल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने ये एरा ऑफ चैम्बर स्टार्ट किया था। देन टर्निंग पॉइंट आया हमारा 1919 टू 1929 में, जब शिफ्ट हुआ लेबर पे। टू मेजर इवेंट हुए जो मैंने आपको बताया। अभी वो एग्जाम में इतना तो नहीं पूछता कि 80-30 में क्या हुआ, वो यहीं से स्टार्ट कर देता है, ठीक है, कि अच्छा क्यों हम इन्हें जरूरत पड़ी, यही तो हमारा व्हाई डिड दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन लेबर। दो ही रीजन थे। आईएलओ बॉर्न हुआ था 1919 में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, रिक्वायर एम्प्लॉयर टू सेंड ए रिप्रेजेंटेटिव। तो वहां पे अब आईएलओ पे क्या है, उनमें हमें एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंटेटिव सेंड करना पड़ता था, जो इंटरनेशनल लेवल है। एम्प्लॉय नीडेड टू यूनिफाइड बॉडी टू सेलेक्ट दीज डेलीगेटेड। देन सेकंड आया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। देन ये क्या था, ये हमारा दे ओनली केयर अबाउट टैक्स एंड, इससे पहले तो वो सिर्फ टैक्स और एक्सपोर्ट में ही केयर करते थे। जब ये आया तो ये आया लीगल प्रोटेक्शन टू यूनियन। एम्प्लॉय रियलाइज दे नीडेड टू यूनाइट टू काउंटर द ग्रेविंग स्ट्रेंथ। जब अब रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन हुआ था, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि हमें भी एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ ट्रेड यूनियन की क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, वी सी द बर्थ ऑफ फर्स्ट ट्रू नेशनल फेडरेशन। तो यहाँ से ही अब हमारा फेडरेशन स्टार्ट हुई। देन ग्रेट स्प्लिट आया हमारा, ब्रिटिश वर्सेस इंडियन कैपिटल। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है नेट स्टेटमेंट क्वेश्चन में। कन्फ्लिक्ट क्या हुआ, डूरिंग द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। जब फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल चल रही थी, इंडियन इंडस्ट्रीज नेशनलिस्ट वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम ब्रिटिश। जब हम क्या चाह रहे थे, जो इंडियन थे वो ब्रिटिश डोमिनेटेड चैम्बर से सेपरेट होना चाह रहे थे। तो उस टाइम टू कैंप इमर्ज हुए। फर्स्ट वन द प्रो ब्रिटिश फॉरेन कैपिटल रिप्रेजेंटेड बाई एसोचेम, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1920, ओके। और सेकंड आया प्रो इंडियन नेशनल कैपिटल, हमने बोला उस टाइम कन्फ्लिक्ट आया। देन रिप्रेजेंटेड बाई फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एट 1927, सपोर्टेड बाय गांधी एंड इंडियन इंडस्ट्रियल लाइक जीडी बिरला। तो यहाँ पे अब हमारे दो आ गए, एसोचेम एंड एफआईसीआई 1920 एंड 1920। इम्पैक्ट क्या पड़ा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में, पॉलिटिकल स्प्लिट लीड टू द क्रिएशन टू सेपरेट एम्प्लॉयर बॉन्ड अलाइन विद एसोचेम, कुछ हमारी अलाइन हो गई, और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय अलाइन होगी हमारी FICCI के साथ, FICCI के साथ हो गई। तो ये हमारा थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। देन हमारा आया पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा 1947 टू 1990। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हम ये फोकस शिफ्ट हो गए फ्रॉम फाइटिंग यूनियन टू कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट। अब हम फाइट कर रहे थे यूनियन से, अब हमें क्या करना था, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना था। प्लान्ड इकोनॉमी, अब स्ट्रिक्ट एम्प्लॉयर ने हेड कर दिया, अडॉप्ट कर दी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, लाइसेंस राज, हैवी लेबर लेजिस्लेशन, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट आ गया, फैक्ट्री एक्ट आ गया, ट्रिपटाइज आ गई, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस आ गई, एम्प्लॉय नीड सिंगल वॉइस, फॉर्मेशन ऑफ CI हमारी फॉर्मेशन हुई, हमारी काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स की जो इशू करती थी, मल्टीपल वॉइस थी उसका, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इस जो इंडिया ILO में रिप्रेजेंट करते थे। तो ये हमारा आया पोस्ट इंडिपेंडेंस। देन लिबरलाइजेशन एरा आया, न्यू चैलेंज आया, इकोनॉमी रिफॉर्म हुई, ओपन इंडिया टू ग्लोबल कंपटीशन, फोकस शिफ्ट फ्रॉम लेबर डिस्प्यूट टू प्रोडक्ट। अभी कहाँ शिफ्ट हो रहा था, फाइटिंग यूनियन टू कॉर्पोरेट, देन अब लेबर डिस्प्यूट से कहाँ गए, प्रोडक्टिव एंड कम्पिटिटिवनेस। अब यहाँ पे क्या आ गया, डिमांडिंग लेबर लॉ रिफॉर्म, रिफ्लेक्सिबिलिटी, हायर फायर, HR मैनेजमेंट राइज हुआ ओवर द इंडस्ट्रियल रिलेशन। करंट ट्रेंड क्या है, डिक्लाइन इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल फेडरेशन, आपको पता है डिक्लाइन हो गई एज MNC, द यूनियन डायरेक्टली थ्रू द इंटरनल HR पॉलिसी। अब क्या होता है, जो भी होता है इंटरनल HR पॉलिसी के थ्रू। ये था हमारा हिस्ट्री। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे स्टार्टिंग में कहाँ से होते, सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ, फिर वो डिवाइड हुआ, देन ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई। वैसे हिस्ट्री से तो वो बहुत कम पूछता है, ठीक है। देन कम टू द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्या है, अब आपको पता होना चाहिए।
स्ट्रक्चर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टायर स्ट्रक्चर है। देन ओवरव्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन इंडिया जनरली ऑर्गेनाइज 3 डिस्टिंक्ट लेवल। जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन हमारे 3 लेवल पे होती है, जियोग्राफिकल रीच एंड फंक्शनल स्कोप के बेसिस पे। देन अब लोकल रीजनल लेवल पे क्या हो गया, प्राइमरी यूनिट जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडस्ट्री सेक्रेटरियल यूनिट, स्पेसिफिक इंडस्ट्री एसोसिएशन, देन नेशनल लेवल पे एपेक्स बॉडी। अब इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। Then come to the level 1 local regional chamber of commerce. These are the oldest form, मैंने बताया चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबसे पुराना है। दे ऑपरेट विद इन द स्पेसिफिक सिटी रीजन, जैसे बॉम्बे, बंगाल, पंजाब, ओपन टू एनी बिजनेस इन द रीजन रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री, किसी भी रीजन के हो वो कर सकते हैं, ठीक है। इनका प्राइमरी फोकस किस पे था, ट्रेड एंड कॉमर्स पे। नाउ दे हैव अ लेबर सब कमिटी हैंडल रीजनल इंडस्ट्री डिस्प्यूट। एग्जांपल अगर आपको पूछे चैम्बर ऑफ कॉमर्स पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पीएचडी, ओके। तो यहाँ पे इंडियन मर्चेंट चैम्बर है, एमएमसी मुंबई, बंगाल चैम्बर कॉमर्स है। अगर वो चैम्बर है तो याद रखिएगा वो रीजन स्पेसिफिक है और मल्टी इंडस्ट्री है। Then come to the level 2 industrial secretarial association. These are specialized body for specific industry. यहाँ पे क्या है, हमने एक अलग अलग सेपरेट बॉडी करी अलग अलग इंडस्ट्री के लिए। Then it can be regional, South Indian Mill Association और national, वो हो सकता है सेपरेट बॉडी है। रिस्ट्रिक्ट ओनली टू कंपनी टू, ये सिर्फ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए रिस्ट्रिक्ट किया। डीलिंग क्या करती थी, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लेबर इशू, जैसे बेज बोर्ड हो गया, शुगर इंडस्ट्री का, कॉटन प्राइस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब सबके लिए स्पेसिफिक हमारा हुआ। कलेक्टिव बार्गेन ओपन एट द लेवल ऑफ इंडस्ट्री कम रीजन बेसिस पे। एग्जांपल इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन हो गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सोसाइटी ऑफ इंडियन, मतलब सबके लिए हमारा सेपरेट सेपरेट है। तो अगर एसोसिएशन हुआ देन इज द इंडस्ट्रियल स्पेस। Then come to the level 3 national level federation. Then these are the apex body or you can say the umbrella organization. They cover the entire country. पूरी कंट्री लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, रिप्रेजेंट द कलेक्टिव इंटरेस्ट है जो हमारे इंडियन एम्प्लॉयर का, वो आता है नेशनल लेवल फेडरेशन पे। मेंबरशिप क्या है, दे यूजुअली डू नॉट हैव इंडिविजुअल कंपनी एज ए मेंबर, जैसे मतलब एक इंडिविजुअल कंपनी का नहीं होता ये मेंबर, ज्यादातर क्या होता है रीजनल चैम्बर और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के। इनका पहले फोकस किस पर था, पॉलिसी एडवोकेसी एंड इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन। इनके एग्जाम्पल क्या है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो नेशनल लेवल फेडरेशन, तो वो एग्जाम में पूछ लेता है कि नेशनल लेवल फेडरेशन कौन है, तो आपको बताना ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर। Then this is the summary table you can recall. Local level chamber of commerce type है, mixed industry in one region, trade, tax, local dispute, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चैम्बर, बंगाल चैम्बर। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री एसोसिएशन सिंगल इंडस्ट्री है, वेज बार्गेनिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन। देन नेशनल फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ चैम्बर, नेशनल पॉलिसी आईएलओ जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन, एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। देन ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, नेशन लेवल, लोकल लेवल एंड आपका 3 लेवल के होते हैं ना, एक लोकल हो गया, एक इंडस्ट्री लेवल हो गया, एक नेशनल लेवल हो गया। देन ये आपका हायरार्की जनरल मेंबरशिप, इंडिविजुअल कंपनी फॉर्म, देन लोकल सिटी स्टेट के बेसिस पे, नेशनल फेडरेशन कंट्री लेवल के बेसिस पे, इंटरनेशनल हो गया हमारा ऑर्गेनाइज ग्लोबल लेवल पे। ये इसका हमारा स्ट्रक्चर है। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के फंक्शन के बेसिस पे देखें, सेक्टर इंडस्ट्री के बेसिस पे, जैसे अभी हम इंडस्ट्री के बेसिस पे, तो ये हो गया हमारा टेक्सटाइल मिल। जियोग्राफी के बेसिस पे लोकल सिटी चैम्बर, रीजनल स्टेट, नेशनल अपेक्स बॉडी एंड ओनरशिप के बेसिस पे हम देखते हैं। देन फंक्शन के बेसिस पे कि रिलेशन लेवल हो, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन लेते हैं। देन कम टू द की नेशनल फेडरेशन, ये हमारा जरूरी है, इतना सारा नहीं पूछता, वो सिर्फ नेशनल फेडरेशन को आपको क्रोनोलॉजिकल असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में और इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। तो फर्स्ट वन इज द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय, पहली फेडरेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए, ये हुई थी हमारी 1932 में, जो रजिस्टर अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट, जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई थी। पेरेंट कहाँ से आई है, फीसी से, जो अब मैंने बताया ना कि कन्फ्लिक्ट हुआ था, एक हुआ हमारा एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक हुआ था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1927। तो ये वहीं से पेरेंट बॉडी से ही ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय आया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। ओरिजिन स्टोरी क्या है, क्रिएटर इंडियन नेशनल स्वदेशी मूवमेंट, जो कि मैंने आपको बताया इंडियन वॉज फ्रॉम द ब्रिटिश कैपिटल, फाउंडर है इसके जीडी बिरला, श्री कस्तूरबाई लालाबाई, ठीक है। इट रिप्रेजेंट इंडियन और लार्ज मीडियम इंडस्ट्री, इट यूनिटरी टाइप ऑर्गेनाइजेशन। अगर एग्जाम में पूछा गया विच ईओ इज द ओल्डेस्ट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये आपका ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी
ओल्डर है। ओके, तो ये आपको 32 ये एग्जाम में आ सकता है कि इसको मतलब अरेंज में। देन कम टू द एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब वो 1932 में आई थी और ये आई हमारी 1933 में। ये पेरेंट बॉडी किससे आई? एसोसिएशन चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो ब्रिटिश में एक तो हमारा फीसी डिवाइड हुआ था, एक एसोसिएशन चेंबर ऑफ कॉमर्स जो ब्रिटिश टाइप का था, ठीक है, वो उसमें उससे आई एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका बॉम्बे में, उसका दिल्ली में। Originator create represent British foreign business interest in India during the colonial era। श्री होमी मोदी। तो ये दो स्प्लिट हुए थे, उन्हीं से पहला ऑल इंडिया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन एंड ये आया एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल किसके रिप्रेजेंटेटिव जानता है? लार्ज प्रोफेशनल कॉर्पोरेट हाउस जस्ट लाइक टाटा, बॉम्बे डाइंग, इट हैज ए फेडरल स्ट्रक्चर, रीजनल कंपनी। देन कम टू द ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन AIMO। अब वो 1932 आया, फिर 1933 आया, देन 1941 है। तो ये आपको याद रखना है। फाउंडर कौन है? भारत रत्न सर मिस विश्वेश्वरैया। इनका मोटो क्या था? प्रॉस्पेरिटी थ्रू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के थ्रू हम उन्हें प्रॉस्पेरिटी डेवलप कर सकते हैं। इनका निशा, वाइल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय एंड EFI रिप्रेजेंट क्या कर रहे थे? बिग बिजनेसेस को कर रहे थे। लेकिन जो AIMO है, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, किसको कर रहा है? MSME को, मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। इट फोकस मोर ऑन मैन्युफैक्चरिंग हर्डल, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल देन जस्ट लेबर। देन अब आया हमारा काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय। काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय आया, वो कब हुआ? 1956। अभी ये आपको क्रोनोलॉजिकल याद रखने हैं। और ये क्या था? इट इज द फेडरेशन ऑफ फेडरेशन। ये क्यों फॉर्म हुई थी? टू इंश्योर हैज ए सिंगल वॉइस एट इंटरनेशनल। जब ILO के लिए हमें एक सिंगल वॉइस चाहिए, उनके लिए हमने स्टार्ट किया था। ILO अलाई ओनली वन एम्प्लॉयर डेलीगेट पर कंट्री, क्योंकि उसके एक ही डेलीगेट चाहिए हर कंट्री के बेसिस पे। और इसलिए इन्होंने क्या किया? काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय हमारा सेट हुआ। ये फेडरेशन की भी फेडरेशन है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म CI टू रोटेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ये क्या कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को रोटेट कर रहे थे, काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय को ये दोनों देख रहे थे। कंस्टिट्यूट कहाँ से बना? क्या क्या है? अब आप देखो, काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या? ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड स्कोप 1973 के बाद भी ज्वाइन हो गया था। तो ये क्या है? इंटरनेशनल लेवल, फेडरेशन ऑफ फेडरेशन। देन आया स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, जो स्कोप, जो कि 1973 में आया। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा था? पब्लिक सेक्टर को कर रहा था, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर को कर रहा था। ये अलग क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। सबसे ज्यादा तो एम्प्लॉयर हमारे गवर्नमेंट में ही है। PSU जैसे ONGC हो गया, सेल हो गया, NTPC हो गया, इनकी डिफरेंट प्रॉब्लम है। देन प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी के लिए AIOE EFI मेंबर थे, और ये स्कोप आया गवर्नमेंट के लिए। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा कि पब्लिक सेक्टर के लिए कौन था, तो आपको पता होना चाहिए स्कोप है 1973 में। इट एक्ट एज एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, और ये मेंबर भी है आपका CIE का। देन काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय, अभी जो मैंने जस्ट पढ़ा फेडरेशन ऑफ फेडरेशन, अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारी CI क्या है? सबसे पहले काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज है, स्टेब्लिश हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर क्या है इसका? न्यू दिल्ली में। ये कोई प्राइमरी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन खुद की नहीं है, एक एपेक्स बॉडी है। ये मतलब फेडरेशन की फेडरेशन, जैसे मैंने बताया आपको, एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय, उनके साथ इसका, और अब आ गया इसमें स्कोप ऐड हुआ है। इट इज द मेंबर आर अदर फेडरेशन। देन ये फॉर्म क्यों हुई? क्योंकि ILO है। प्रॉब्लम क्या थी? ILO जो जेनेवा में, उसका ये कहना था हर कंट्री से एक ही मेंबर डेलीगेट होगा एनुअल कॉन्फ्रेंस पे। तो 1950 में इंडिया के पास दो बॉडी थी, ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय जो नेशनलिस्ट थी, एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश थी। तो इसलिए अब हमने क्या किया, टू इस राइवलरी को सॉल्व करने के लिए ये दोनों एक साथ आए, और इन्होंने फिर हमारी ये इंडियन फेडरेशन, काउंसिलिंग ऑफ इंडियन फेडरेशन स्टार्ट करी थी, ठीक है। और इनका पर्पज यही था, सेलेक्ट करो, फिर सिंगल करो, और इनको डेलीगेट करो ILO पे। कंस्टिट्यूट होता कौन कौन है इसके अंदर? तो मैंने आपको बताया ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय, ये तो हमारा ऑलरेडी 1932 में आ गया था। एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया 1933 में। न्यू मेंबर 1973 में स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज स्कोप, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आया। अब करंट स्ट्रक्चर क्या है? रिप्रेजेंट द एंटायर इंडियन इंडस्ट्री, सबको रिप्रेजेंट करता है। प्राइवेट में ये हो गया, स्कोप हमारा पब्लिक हो गया, एक अम्ब्रेला है फॉर द इंटरनेशनल पर्पज। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? फंक्शंस क्या है? इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया ILO में जाता है, हार्मोनाइज करना,
इन सब में पॉलिसी को इस तरीके से बनाना था कि दोनों सारी जो तीनों फेडरेशन है वो कंट्राडिक्ट ना करे। गवर्नमेंट लाइजन एक ब्रिज की तरह काम करता है, अपनी ट्रिपाइड मीटिंग होने से पहले डिस्कस करेगा पॉलिसी को एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ये कलेक्ट करेगा, डिसर्मेंट करेगा इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स बने हैं। अब CI और IOE का क्या लिंक है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड इसका क्या रिलेशन है। तो CI क्या है, इज ए फॉर्मल मेंबर, और तो इसका लिंक है काउंसिल ऑफ इंडियन जो एम्प्लॉयर है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय का क्या है। तो सबसे पहले ये मेंबर है, ये फॉर्मल मेंबर है IOE का। तो अब ये जो हमारा काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स है वो किसका मेंबर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय जो कि जेनेवा में है। इंश्योर क्या करता है, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन जॉब्स, सप्लाई चेन रेगुलेशन, माइग्रेंट लेबर राइट्स, बिजनेस ह्यूमन राइट्स, इनके लिए ये इसके बारे में डिबेट होती है। तो ये भी इसका ग्लोबल। Then come to the public sector. I already discussed scope come in 1973 Standing Conference of Public Enterprise, ये 1973 में आया था। ये एपेक्स प्रोफेशनल बॉडी किसके लिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जैसे ONGC, बेल, सेल, इनके लिए। और हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो बॉडी थी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय फेडरेशन बॉडी फुली अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी, क्योंकि सबका यूनिक होता है, प्राइवेट का यूनिक है और PSU गवर्नमेंट ओनरशिप का यूनिक है। दैट्स व्हाई वी नीड अ देन की फंक्शन स्कोप क्या है, पॉलिसी एडवोकेसी, रिप्रेजेंट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, वेज नेगोशिएशन फॉर PSU एम्प्लॉय, ये सारा गवर्नमेंट के लिए करती है। इज द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर है, जो कि मैंने आपको बताया था 1973 में ज्वाइन हुआ था। थ्रू द CI इट सेंड PSU रिप्रेजेंटेटिव टू द ILO। अब CI के थ्रू ये क्या करता है, अपना ILO कॉन्फ्रेंस में अपना PSU रिप्रेजेंटेटिव सेंड कर सकता है। Conducting program, corporate government, right to information, level of PSU, if exam ask which body represent the public sector, आपका आंसर होना चाहिए इसको। देन कम टू द इंटरनेशनल एफिलिएशन। अब हमने नेशनल पढ़ ली, फेडरेशन पढ़ ली, फिर हमने फेडरेशन ऑफ फेडरेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर। ये हमारी 1920 में आई थी, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या है, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द वर्ल्ड, 150 प्लस कंट्री से मिलके बना है। ये ऑलरेडी रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती है एम्प्लॉयर का इंटरनेशनल सोशल एंड लेबर पॉलिसी डोमेन्स में। जब भी मैंने आपको बताया। अब इसका क्या रोल है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय का क्या रोल है, इस सेक्रेटेरिएट रोल करता है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज ए ट्राइपाइट, आपको पता है गवर्नमेंट प्लस वर्कर प्लस एम्प्लॉयर। IOE कैसे एक्ट करेगा, सेक्रेटरी फॉर द एम्प्लॉयर ग्रुप, एम्प्लॉयर जो ग्रुप है उसके लिए सेक्रेटेरिएट के लिए एक्ट करेगा। दिस मीन्स IOE कोऑर्डिनेट वोटिंग एंड आर्गुमेंट ऑल एम्प्लॉयर डेलीगेट इंक्लूडिंग इंडिया, Council of Indian Employer during the ILO conference. Then Indian connection to the chain of command. देखो इंडिविजुअल कंपनी है जैसे प्राइवेट है वो क्या ज्वाइन करेगी, एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय ज्वाइन करी। फिर एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय किसने ज्वाइन किया, काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर, ठीक है, इससे भी बड़ी ये है। काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय ने क्या है वो इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट देम एट ILO। इस तरीके से ये चेन ऑफ कमांड चलती है। तो आपको ये सारी चीजें याद चाहिए। जिस तरीके से देखो और अच्छे से हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा है बॉटम अप जो कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए, फिर C से आया एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर प्राइवेट के लिए, स्कोप हमारा पब्लिक है। अब ये कहाँ पे आया, काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय 1956 में। देन ये हमारा ग्लोबल से लिंक हुआ जो हमारा एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय ग्लोबल बेस पे, देन ये सबमिट हुआ इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से हमारा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन आप समझ सकते हो। देखो ऑल इंडिया, अब हम इसे और थोड़ा एक फाइनल समरी की तरफ पढ़ते हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय 1932 में आया, जैसे लिंक है FICI से इंडियन कैपिटल। एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया 1933 में आया जो एसोसिएशन चैम्बरशिप से फॉरेन MNC ब्रिटिश वाला है। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हमारा फाउंडेशन भाई M विस्फीरिया MSME इसमें जोड़ दिया था, ये सारी बिग कंपनी के लिए, इन्होंने बोला मीडियम लेवल के लिए। 1945 में इनका मोटो था हम प्रॉस्पेरिटी कर सकते हैं थ्रू द इंडस्ट्री। काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय 1956 में आया जो कि हमारा फेडरेशन ऑफ AIO EFI प्लस स्कोप से मिलकर बना। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस पब्लिक जो एंटरप्राइज है वो हमारा 1970 में जो रिप्रेजेंटेटिव है PSU का। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर 1920 में वो जो कि ग्लोबल लेवल पे। तो ये हमारी सारी बस इतना ही है। अगर आप इतना याद कर लो तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके 2 मार्क्स पक्के।
अब आते हैं लीगल प्रोविजन कमेटी, एडवांस लीगल प्रोविजन कमेटी। कभी कभी अगर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो। तो लीगल प्रोविजन क्या है? ट्रेड यूनियन, मैंने आपको बताया था कि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है। क्रूशियल कंसेप्ट फॉर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन आर गवर्न बाई द सेम लॉ एज ए वर्कर यूनियन। जैसे ही वर्कर यूनियन के लिए सेम लॉ, इसी तरीके से ट्रेड यूनियन लीगल प्रोविजन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। अमेलगेमेशन सेक्शन 24 ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर है। अगर उन्होंने बोला इफ टू एम्प्लॉय एसोसिएशन वांट टू द मर्ज, अगर दो एम्प्लॉयर अपना मर्ज करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय फेडरेशन इंडिया ने डिसाइड किया था ना कि वो एक बन जाए, तो उन्हें क्या चाहिए? 50% ऑफ वोट चाहिए मेंबर ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इसकी भी 50% वोट चाहिए और इसके मेंबर की भी 50% वोट चाहिए, जब भी वो अमेलगेमेट कर सकते हैं। ठीक है, इट द सेम रूल जैसे वर्कर यूनियन के लिए ऐसे ये एम्प्लॉयर यूनियन के लिए। तो ये लीगल प्रोविजन दी गई। डिसॉल्यूशन सेक्शन 27 ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर, इफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन वांट टू क्लोज डाउन, अगर सपोज हम एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि वो उसे नहीं चलाना है, उसे बंद करना है, तो 7 मेंबर मस्ट बी साइन द नोटिस ऑफ डिसॉल्यूशन सेंड टू रजिस्ट्रार विद इन द 14 डे। तो उसे क्या करना पड़ेगा? 7 मेंबर को साइन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार को 14 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ेगा और वो अपनी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना चाहते हैं। ये सेम है जैसे ट्रेड यूनियन में वर्कर के लिए, ऐसे ही एम्प्लॉयर एसोसिएशन के लिए। पॉलिटिकल फंड, अगर ये बहुत रेयर है बट इवन जैसे वर्कर के लिए था सेपरेट पॉलिटिकल फंड है, ऐसे ही एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक्निकली कंस्टिट्यूट सेपरेट पॉलिटिकल फंड जस्ट लाइक अ वर्कर यूनियन टू सपोर्ट द पॉलिटिकल केस। तो ये लीगल प्रोविजन है, ठीक है, कमेटी है हमारे एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन की। अब इंपोर्टेंट कमीशन और उनके व्यू क्या है? फर्स्ट वन इज द रॉयल कमीशन ऑन लेबर। रॉयल कमीशन क्या कहती है? तो उसकी ऑब्जर्वेशन कहती है इंडियन एम्प्लॉय वर वेल ऑर्गेनाइज फॉर द ट्रेड कॉमर्स बट पुअरली ऑर्गेनाइज फॉर लेबर रिलेशन। अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू में रॉयल कमीशन ने क्या कहा था कि इंडियन एम्प्लॉय वेल ऑर्गेनाइज बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं लेबर रिलेशन के लिए इनका रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया था? इट स्ट्रांगली अर्ज एम्प्लॉय टू फॉर्म ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री एसोसिएशन। उन्होंने ये बोला था कि आपको अलग से इंडस्ट्री एसोसिएशन बिल्ड करना पड़ेगा जिससे वो ट्रेड यूनियन के साथ कलेक्टिवली आप डील कर सकें। ये था रॉयल कमीशन लेबर 1929 टू 1931। देन कम सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002। ऑब्जर्वेशन कहती है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन आर टू फोकस्ड। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो बहुत फोकस्ड है लॉबिंग के लिए, लिटिगेशन के लिए। तो रिकमेंडेशन क्या कहते हैं? उन्होंने बोला कि उन्हें अपना फोकस शिफ्ट कर देना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। तो इन्होंने अपने मतलब व्यू दिए थे फॉर द एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। देन वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। हम कैसे कैसे हमें पता चले कि कौन सी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन हमारी बिगेस्ट है? तो डिसाइड वो रिप्रेजेंट, तो ये हमें कब यूज करते हैं कि कौन इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, उसके लिए हमें वेरिफिकेशन मेंबरशिप की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? वेरिफिकेशन मेंबरशिप एम्प्लॉय फेडरेशन की कंडक्ट करती है। तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है? द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड बाय द मेंबर कंपनी ऑफ फेडरेशन, नॉट जस्ट द नंबर ऑफ कंपनी। वो क्या देखती है कि कितने वर्कर एम्प्लॉयड हैं जहां उनकी फेडरेशन बनी हुई है, ना कि कितनी कंपनी है। एग्जाम्पल सपोज एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन विद इन द 10 बिग कंपनी। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के पास 10 बड़ी कंपनी है, उसमें 1 लाख वर्कर है, इज लार्जर देन अगर आपके पास 100 स्मॉल कंपनी है और आपके 1000 वर्कर है। तो जहां पे वर्कर ज्यादा है, ठीक है, जहां पे वर्कर एम्प्लॉयड है, वही हमारा बिगेस्ट माना जाएगा। भले ही आपके पास 10 कंपनी है लेकिन उसमें वर्कर ज्यादा है तो वो हमारी बिगेस्ट मानी जाएगी। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। देन क्या चैलेंजेस आते हैं? जैसे हम अभी यूनियन का पढ़ेंगे, ऐसी है मल्टीप्लिसिटी है, इंटरनल राइवलरी है। तो अब क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे ट्रेड यूनियन सफर करती है इसी प्रॉब्लम से, इसी सेम फ्रेगमेंटेशन से ही है, ओवरलैपिंग रोल हो रहा है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टडी, पीएचडी, पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर्स एक्सेट्रा, सबके रोल ओवरलैप है। मेनी कंपनी आर मेंबर मल्टीपल बॉडी, टाटा कंपनी माइट बी ईएफएल, सीआई एंड एसोसिएट। चैलेंज टू अ पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिकल इंटेंट। ईओ क्लेम टू बी अपॉलिटिकल, वैसे तो हम ये कहते हैं अपॉलिटिकल होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, इनफॉर्मल ट्राई तो होता ही है पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि वो क्या है, उसके पास मनी है। ठीक है, लॉबिंग पावर, ईओ हैवली फंड पॉलिटिकल कंपनी बिकॉज इन्फ्लुएंस द पॉलिसी, वर्कर पॉलिसी। तो ये इनके चैलेंज है।
और क्या चैलेंज आते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आपको पता है पावर शिफ्ट हो गई, एमएनसी डोमिनेंस में आ गया, ग्लोबल जाइंट अमेजन है, सैमसंग है, ऑफन बाईपास लोकल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये इन्हें जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है, दे हैव देयर ऑन ग्लोबल एचआर पॉलिसी, प्रेफर डायरेक्ट डीलिंग विद द गवर्नमेंट। डिक्लाइन ट्रेडिशनल बॉडी, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय फेडरेशन फोकस किस पर कर रही थी, लेबर डिस्प्यूट पे, ओके, लूजिंग रिलेवेंस टू मॉडर्न बॉडी लाइक नेसोचेम फोकस ऑन टेक पॉलिसी, अभी इन पे नहीं है तो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है। आईएलओ स्टैंडर्ड्स आ गए, ग्लोबलाइजेशन फोर्स किस पर कर रहा है, इंडियन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइज टू अडॉप्ट स्ट्रिक्ट आईएलओ स्टैंडर्ड्स, नो चाइल्ड लेबर, नो चाइल्ड लेबर, ग्रीन सप्लाई चेन, तो ये आ गया, ये भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, जैस वाइज ये डिग्रेड हो रही है। चैलेंज 4 आ रहा है, गिग इकोनॉमी एंड मेंबरशिप क्राइसिस। गिग इकोनॉमी क्या है, जैसे एग्रीगेट मॉडल है, प्लेटफॉर्म जैसे उबर है, जोमेटो है, स्विगी है, अर्बन कंपनी है, वो दे आर टेक एग्रीगेटर नॉट अ एम्प्लॉयर, वो ये क्लेम करते हैं कि हम एम्प्लॉयर नहीं हैं, हम टेक एग्रीगेटर, तो ये कितना बड़ा चैलेंज आया। मेंबरशिप क्राइसिस आया, गेप्स, दे डोंट एडमिट टू बीइंग एम्प्लॉय, दे जनरली डू नॉट ज्वाइन टेली, तो वो क्या करते हैं, ये एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ही नहीं करते, क्योंकि बोलते हैं हम है ही नहीं एम्प्लॉयर। मेंबरशिप क्राइसिस क्या आई, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है, सिंकिंग हो रही है रिलेटिव टू सर्विस, न्यू एज स्टार्टअप हो रहे, सर्विस कंपनी, आईटी, लिटिल वैल्यूइंग, तो वो क्या करती है, इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती, तो ये सारे हमारे चैलेंज हैं। देन कम टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हमारे अभी पूछे गए हैं एग्जाम में पीवाई। फर्स्ट वन है, अरेंज द फॉलोइंग एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अभी मैंने आपको बताया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, तो आप मुझे बताइए कि क्या होगा। सबसे पहले क्या आई आपकी, सबसे पहले क्या आएगा आपका, आपका आएगा ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय, ठीक है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय आपको पता है 1932 में आया, फिर आपका एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया 1933 में आया, देन काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय आपकी 1956 में आई, देन स्टैनली कॉन्फ्रेंशन आपका आया 1973। तो मैंने आपको क्या बोला कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में हमेशा यही चीज पूछी जाती है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन, विच बॉडी एक्ट एज ए सेक्रेटरीट ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप एट ए आईएलओ कॉन्फ्रेंस, तो आपको पता है कौन सेक्रेटरीट की तरह ट्रीट करती है, तो आपको आंसर होना चाहिए सीआई, ठीक है। तो जो हमारी ये काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर है, वो कहीं ना कहीं सेक्रेटरीट एम्प्लॉयर के लिए काम करती है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है हमारा इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है। देन देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सप्रेशन जेनेवा में ग्लोबल सेक्रेटरीट की काम करती है, इंडियन मेंबर को डेलीगेट के लिए भेजती है। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय वाज फॉर्म 1956 बाय मर्जिंग कोऑर्डिनेशन विच ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने आपको बताया दो ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे ये मर्ज हुई थी, फर्स्ट ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया, ओके, इनकी बेसिस पे हुई, इसको तो पता है आपको बाद में ऐड हुआ था 1973 में। प्रॉस्पेरिटी थ्रू द इंडस्ट्री इन द मोटो ऑफ विच एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन, किसका मोटो है, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं का था, क्योंकि ये इन्होंने किस पे फोकस किया था, हमारा मिडिल बिजनेस पे, एमएसएमई पे, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज पर फोकस किया था, और ये कौन फाइंड किया था, 1941। देन मैच द पेरेंट बॉडी अफिलिएशन, अब आप मैच करिए, तो अब आपको पता है कि किस तरीके से मैच करोगे, जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय है वो किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, वो जाएगा फीसी के पास, ठीक है, देन ये जाएगा आपका फीसी के पास, देन आपका जो एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो हमारा किससे, इससे, क्योंकि मैंने आपको इवोल्यूशन पढ़ाया था, स्कोप है आपका पब्लिक सेक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब इवोल्यूशन पढ़ाया था कि दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, इंडियन स्वदेशी, ए ब्रिटिश, ठीक है, ये हमारा इंडियन है और ये एसोसिएशन चैम्बर हमारा ब्रिटिश है, तो जो इंडियन वाला है वो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय है, जो ब्रिटिश वाला है एसोसिएशन चैम्बर वो एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया है, लिंक विद एफएसआई पे लिंक, ओके, ठीक है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो देखो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री रिलेशन, ये तो ऑब्जेक्टिव है, रिप्रेजेंटेड नेशनल इंटरनेशनल लेवल, ये भी है हमारा, एडवाइज ऑन लीगल मैटर ये है, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय कंडक्ट लॉकआउट नॉट अ स्ट्राइक, आपको पता होगा। देन सेवंथ क्वेश्चन,
7 क्वेश्चन में अंडर विच एक्ट मोस्ट एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन इंडिया रजिस्टर, तो आपको पता होना चाहिए ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर ये है, ठीक है, एज पर द सेक्शन। 8th क्वेश्चन क्या है, वो वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सर एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने एमएसएमई फोकस किया था, जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, मीडियम स्केल लेवल के एंटरप्राइज है, उन पे इन्होंने डिस्कस किया था। तो ये क्या था जो 1941 में एमएसएमई के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्या है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया, कहाँ पे हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है हमारा, बॉम्बे में, तो आप इसे याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, बॉम्बे में, जो कि आर्मी एंड नेवी बिल्डिंग बॉम्बे, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज इन दिल्ली, जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय वो दिल्ली में, और एम्प्लॉय फेडरेशन क्या है, बॉम्बे में, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय फेडरेशन है, इस काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर है, वो हमारा जेएनयू में, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वो क्या है, आर दे ट्रेड यूनियन एक्ट जो भी है रजिस्ट्रेशन की रजिस्टर ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर एंड इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें कि बोथ करेक्ट है, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर है, रजिस्टर ट्रेड यूनियन एक्ट में, और इसमें क्या है कॉम्बिनेशन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, देन इसका आंसर क्या है हमारा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर एक्सप्लेन, ये ए एक्सप्लेनेशन, डिफाइन ट्रेड यूनियन टू इंक्लूड एम्प्लॉयर एसोसिएशन, मतलब ट्रेड यूनियन किसके भी किस बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है हमारा, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूट मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय, कौन सा कंस्टिट्यूट नहीं, तो हमने भी पढ़ा था कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय भी है, एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया भी है, और स्कोप भी है, तो हमारा सीआई नहीं है, क्योंकि ये क्या है बिजनेस एसोसिएशन है, ओके, तो ये हमारा नहीं है, ये सेपरेट है। देन क्वेश्चन नंबर 12, हु इज रिकमेंडेड द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस कौन सा कमीशन ने रिकमेंडेड किया था कि इंडियन एम्प्लॉयर्स शुड ऑर्गेनाइज एट ए इंडस्ट्रियल बेसिस, कौन से, तो आपको पता है रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने बोला था कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइज में मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो पुअर मैनेजमेंट क्या है, लेबर डिस्प्यूट वाला जो लेबर रिलेशन बहुत पुअर है, तो उनका कहना था कि हमें इंडियन एम्प्लॉयर को ऑर्गेनाइज होना चाहिए एज द इंडस्ट्रियल बेसिस पे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप इसी तरह जुड़े रहिए जेआरएफ जून 2026 क्रैक करने के लिए।